कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इब तो भाई गर्मी कति इसी लग लग गई जिस तरह जेठ में हो जाती है, लेकिन भाई ये तो गर्मी की शुरुआत है। और गर्मी इसलिए भी लग रही है साथियों हमने कि हम थोड़ा प्रकृति के प्रति थोड़ा निष्ठावान हमने ज़रूर होना चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं जो दिना दिन कटाई होती जा रही है, और प्रकृति के प्रति हम थोड़ी वफादारी हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। तो साथियों, गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, लेकिन ध्यान हम रखेंगे तो साथियों गर्मी हमने नहीं लगेगी। और देखो, वक्त ज़रूर बदलता है साथियों, और समय के अनुसार ही सब कुछ बदलता है। और ये कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में भी हम हर बार कोई ना कोई ज़रूर महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं। और आज भी कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं। आज जो हमारी जो चर्चा रहेगी, कृषि जनित प्रदूषण के रोकथाम के उपाय की बात करेंगे। साथ ही आज की नसीहत में हम बात करेंगे नवजात कटड़ू बछड़ू के लिए खीसकी के महत्व के बारे में, और बागों में सूत्र कमी समस्या व समाधान के बारे में। लेकिन कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करते हैं साथियों, कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सबसे कम गेहूं किस ज़िले में होता है? तो साथियों, उस ज़िले का नाम बताना हरियाणा के, जिसमें भाई सबसे कम गेहूं होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कितने कम होता है भाई मौस उधर का जो भूमि किसी है। और इसका जो आपने उत्तर 9466021336 यानी 94 660 21 336 पर केवल एसएमएस के माध्यम से आपने हमारे को बताना है। और भाई ये जो आप उत्तर है 6:50 से पहले आप हमारे को ज़रूर एसएमएस के माध्यम से दीजिए। और जो भाई विजेता जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं, उनका नाम भी ज़रूर बाँचेंगे और भाई बधाई भी देओगे। तो भाई बिना किसी देरी के इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर दिए, सबसे कम गेहूँ किस ज़िले में होता है? उसका उत्तर आपको लिख कर देना है। तो साथियों, आज तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं कृषि जनित प्रदूषण के रोकथाम के उपाय के बारे में। क्योंकि साथियों देखो, जो कृषि से प्रदूषण तो होता ही है, तो भूमि की जो सतह से पोषक तत्वों और जो कीटनाशकों के निक्षालन या रिसाव के परिणाम स्वरूप भूजल यानी कि जो भूमि की सतह के नीचे जमा पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का एक महत्व स्रोत है, तो खतरे में जो डाल सकते हैं। तो साथियों, इस जो प्रदूषण आज यदि हम देखें तो भाई भूजल स्तर भी बहुत नीचे तक जा लिया है। और इसी तरह साथियों, जो हम बात करें प्रदूषण की, तो साथियों प्रदूषण में हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कृषि अवशेषों का जो दहन और प्रदूषण ही समस्या है। तो चर्चा भाई हम क्यों कर रही है, देखो एक हालिया दिन में भाई बेरा भी चला कि भाई जो पराली के जलाने के टाइम भाई इसमें जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, और आंकड़े भी ज़रूर आते हैं। तो कई बार हम समाचारों में भी पढ़ते हैं भाई यार पराली जलाने से ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। जो भूसे की मात्रा प्रदेश में की बात करें तो वायु गुणवत्ता को खराब करने की अधिक भूमिका निभाती है। तो जो फसल जलना है, जिस तरह हम क्रॉप बर्निंग बोल देते हैं, तो साथियों इब जो मौसम में जब बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जाता है, तो भाई जो खेतों में अक्टूबर नवंबर के आसपास तैयार किया जाता है, तो यही वही समय होता है जब भाई दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही होती है। तो इसी में जो पराली है, वो भूसे के जलने से निष्कासित होने वाले प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो भाई प्रदूषण के अन्य स्रोतों के साथ साथ मिलकर वातावरण को भाई जो निचली परत में रह जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में भाई जो बड़े बड़े शहर है, तो उसमें आसपास की वायु गुणवत्ता को भी बुरी तरीके से भाई प्रभावित करते हैं। तो साथियों, ये जो पार्टिकुलेट मैटर की हम बात करें तो भाई क्या चीज़ होता है, देखो PM 1.0, तो इसका जो आकार है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। और ये छोटे पार्टिकल बहुत खतरनाक होते हैं, और इनके कण सांस के द्वारा भाई शरीर के अंदर पहुंचकर भाई रक्त कणिकाओं में मिल जाते हैं। और इसने हम पार्टिकुलेट सैंपलर से मापते हैं। और इसी तरह भाई जो PM 2.5 इसकी बात करें तो इसका जो आकार है
इसमें साथियों 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है और ये आसानीतः भाई सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर भाई गले में जो खराश की बात कर रहा है, फेफड़ों को नुकसान की बात कर लेते हैं, जकड़न की बात कर लेते, तो भाई ये पैदा करते हैं। तो इन जो एम्बियंट फाइन डस्ट सैंपलर PM 2.5 से मापते हैं। और इसी तरह साथियों PM 10 है, इसमें साथियों रिस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो ये भी भाई शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत सारी बीमारी इसमें फैलाते हैं। तो साथियों कोशिश ये करें कि जो धान की फसल को मिलने वाली जो सब्सिडी और संजीत खरीद के कारण जो किसान धान की पैदावार को बढ़ाने की दिशा में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो अधिक पैदावार से अधिक अवशेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक सरकार भी भाई मुआवजा भी देती है, पैसे भी देती है कि इसका सही प्रबंध इसमें करके हम भाई प्रदूषण को रोका है। तो कृषि के बढ़ते आधुनिकरण और मशीनीकरण के चलते भाई किसान खेत में ही धान की फसल से दाने निकाल लेते हैं, जिससे भाई बड़ी मात्रा में धान की जो ठूंठ है वो खेतों में ही छूट जाती है। और भाई परिणाम स्वरूप भाई खेतों को साफ करने के लिए भाई किसान ठूंठों को जला देते हैं। हालांकि साथियों जलाना नहीं चाहिए, बहा देना चाहिए। और क्योंकि जो मित्र कीट है साथियों वो भी इसमें मर जाते हैं। और एक हम अगर जो आजकल देखा है तो साथियों कि जो खेतों के अंदर हम जो पक्षी देखते थे वो आजकल पक्षी भी नहीं दिखते, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रासायनिक उसमें भाई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो भाई इसमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो हमने कीटनाशक है वो कम से कम इस्तेमाल करें। और इसी तरह साथियों जो प्रदूषण की हम बात करें, तो जो प्रदूषण से साथियों बीमारियां होती है, आने वाली पीढ़ी भाई जल्दी बूढ़ी भी हो रही है। और वो जिस प्रकार से जोश हमारे बड़े बुजुर्गों में हम देखते थे भाई, बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते थे, 80-90 साल तक। लेकिन आज यदि हम देखें तो साथियों जो कम उम्र है, आज व्यक्ति का पता नहीं भाई 60 भी पकड़ा है, 70 भी पकड़ा है। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए भाई, हमने किसी के लिए आपदा नहीं बनना चाहिए और बढ़िया तरीके तक काम करना चाहिए। और ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे ना दुख हो या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी साथियों वो जल्दी चली जाए। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो बढ़िया काम करे और प्रदूषण को इसमें कम करे। और आसपास जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको भी ज़रूर समझा। और कई बार हम साथियों देखते हैं कि रात के टाइम में शाम में 7-8 बजे भाई खेतों में आग लगाते ठोटों को जलाने के लिए, और दूर तक साथियों हम देखें तो धुआं ही होता है। और कई बार जो GT रोड के पास है, जो मुख्य सड़कों के पास भाई धुआं होता है, जिससे भाई इंसिडेंट के भी भाई खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश ये करे साथियों इनको ना जलाए। और सरकार भी पूरा भाई अंगा लगा रही है, और आजकल तो इनसेट के माध्यम से भी भाई फुटेज आ जाते हैं। तो कोशिश ये करे साथियों प्रगतिशील किसानों को ये समझना चाहिए कि हमने अपना योगदान देश को एक अच्छा कदम दिखाने के लिए करना चाहिए। तो साथियों ये तो बात करी हमने प्रदूषण के रोकथाम के बारे में। और साथियों एक दूसरे को जागरूक कीजिए और इसके बारे में अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह मित्र कीट भी मरते हैं भाई, वायु परिवर्तन भी होता है, और भूजल की समस्या है या वर्षा की है, बहुत इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोशिश ये करे कि भाई फांसे ठांटे ना जड़ाए, और इसी तरह एक दूसरे को हमने जागरूक करना चाहिए। तो साथियों ये तय बात हमने करी प्रदूषण जो कृषि जनित प्रदूषण के बारे में। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों आज की हम नसीहत में कटड़ू बछड़ू के लिए खीस के महत्व के बारे में। क्योंकि साथियों जो एक समय था भाई खीस ने जब जो पशु ब्यात हो जाता था उसके बाद जो दूध निकलता था भाई उसका हम खीस बहुत प्यार से खाते थे। और कोशिश हमारी रहती थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम तंदुरुस्त रहे। जो डेयरी की बात करें तो डेयरी उद्योग की सफलता के लिए भाई बछड़ा व बछड़ी का कुशल प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। तो उचित प्रबंधन मृत्यु दर को भाई कम करता है। तो नवजात बछड़ों के लिए भाई जो खीस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अधिकतर पशुपालन यूँ मानते हैं कि भाई खीस बहुत भारी होता है और नवजात बछड़े इसने भाई पचा नहीं पाते। जबकि भाई ये तथ्य है कि भाई खीस है जो उन्हें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और खीस देखो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है भाई उनको भी हमने समझाना चाहिए भाई खीस क्या चीज़ है। खीस मेमोरी ग्रंथि का प्रथम श्वास है जो कि गाढ़ा और पीले रंग का होता है। यानी कि जब भाई
भैंस या गाय जब ब्याह जाती है तो उसके बाद जो दूध है जो निकलता है वो भाई गाढ़ा होता है और उस पीले रंग का होता है, और इसमें भाई प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः दूध की तुलना में भाई 4 से 5 गुना अधिक होती है, और विटामिन ए 10 से 15 गुना अधिक होता है। और इसमें एंटीट्रिप्सिन जिसे अवरोधक कारक भी होते हैं जो खीस में उपस्थित एंटीबॉडी को नवजात की आंत में होने वाले जो पाचन को रोकते हैं और एंटीबॉडी को जो का त्यों अवशोषित कर लेते हैं। तो खीस क्यों पिलाना चाहिए, इसकी खास बात यह विषय है कि भाई खीस में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में होती है। खीस में वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो भाई नवजात को बैक्टीरियल बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और खीस में भाई अनेक प्रकार के हार्मोन्स व विकास कारक होते हैं जो कि बछड़े की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण से यानी कि घने जरूरी से। और कब व किस तरह देवे इसकी बात करें तो जन्म देने के पहले जो घंटे के अंदर या फिर जितना जल्दी हो सके भाई बछड़े को खीस पिला देना चाहिए। इसका लाभ यो भी है कि जन्म के 24 घंटों तक जो आंत में प्रोटीन के बड़े अणुओं को अवशोषित करने की इसमें क्षमता रहती है। और जब बात करें भाई हम कितना देवे तो जन्म के पहले भाई 6 घंटे में 2.5 से 3 लीटर या फिर बछड़े के भार के जो 10% के बराबर भाई हमने खीस पिलाना चाहिए। तो साथियों ये बात हमने खीस की बात करी। और भाई अगर जो खीस हम खिलाते पिलाते हैं इसमें तो भाई हमारे जो बछड़े भी तंदुरुस्त रहते हैं। और कृत्रिम खीस दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। इस प्रकार भाई खीस प्रबंधन की विधि अगर जो बात बता दो, जो कृत्रिम खीस है वो भाई किसी कारणवश भाई अगर जो मादा पशु पर्याप्त मात्रा में खीस नहीं दे पाते या फिर पशु की मृत्यु हो जाती है तो इसी स्थिति में भी भाई किसी दूसरे पशु का खीस पिलाया जा सकता है। और या फिर भाई नवजात को कृत्रिम खीस भी पिलाया जा सकता है जिसकी विधि अगर जो बता भाई एक तो ताज़ा दूध ले भाई हमने 500 मिलीलीटर ले लिया है, और इसी तरह एक अंडा है वो 50 से 60 ग्राम का होना चाहिए। गुनगुना पानी ले लिया 300 मिलीलीटर, और अरंडी का जो तेल है वो 1 से 2 चम्मच ले हुआ। तो कृत्रिम खीस दिन में 3 बार हम इसको बनाकर इसमें पिला सकते हैं। और इस तरीके से भाई भविष्य में होने वाले जो नुकसान से भी हम इसमें बच सकते हैं। तो साथियों ये बात हमने ज़रूर करी है नवजात बछड़ों में खीस के महत्व के बारे में, और ये बात हमने आज दोनों कर ली। एक तो चर्चा करी है और आज की नसीहत भी, और भाई एक महत्वपूर्ण चर्चा भी है। लेकिन पहले एक संदेश सुनेंगे और भाई संदेश के बाद एक बढ़िया सा हम लोकगीत सुनते, एक रागनी सुनते, एक किस्सा सुनेंगे ज़रूरी। और पिंगला भर्तरी का ये किस्सा है, लेकिन पहले एक संदेश और संदेश के बाद ये किस्सा कार्यक्रम किसान वाणी में। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं।
पिंगला रानी विक्रम को पीठ छेद के और वहां से भगा देती है, तो बेचारा विक्रमा रोता होया अपने भाई भर्तरी के पास गया और उसके सामने जाकर एकदम गुस्से से मुंह होकर के कहने लग गया, भला वही शेरा के खाड़े में, ये शेरा के खाड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा। तेरे जल के लागे ताज में कोकरम देख के आया आज मैं, कोकरम देख के आया आज मैं, अरे गऊ के ऊपर तेरे राज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, पश्मीने की झूल घाल रहा गोटा और किनारी देखा, शेरा के खाड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खाड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्ला बाजी करता यारी देखा, गुजारा करे जा घास बेचे जा, विक्रम एक एक सांस बेचे जा, विक्रम एक सांस बेचे जा, मांस बेचे जा, घर में मांस बेचे जा, बाहर प्रचारी देखा, कुएं के में डूब मरना होगा, गंगा जल भी खारी देखा, रिश्वत ले ले वही रिश्वत ले ले गोज ठोक ली, ईसा हुक्म सरकारी देखा, तेरे राज में
अरे आम मन हो ना खेल सवारी देखा शेरा के खाड़ी में आगमन करता शाल खिलाई देखा रजपूतां की औरत गिल्या बाजी करता यारी देखा। तो साथियों ये तय किस्सा हमने जो पिंगला बर्तरी का सुना। और एक समय ऐसा होता था साथियों, जो सॉन्ग है, जो ड्रामे हुआ करते और रामलीला के अंदर है, जो ये किस्से चलते थे और जो लोक संस्कृति के अंदर जो बातचीत होती थी, किस प्रकार से हमें समाज को आगे ले जाना है, तो इन कलाकारों के माध्यम से साथियों ये समझाया जाता था जनता को कि भाई हमने किस प्रकार से रहना चाहिए, अगर जो ऐसा करेंगे तो इससे भाई नुकसान हो सकता है। और साथियों कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सबसे कम गेहूं किस ज़िले में होता है। भाई ज़्यादा की नहीं बात करी थी, हमने कम की बात करी थी। और देखिए इसका जो सही उत्तर है भाई इसका पंचकुला है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति भी और वैसे भी देख लेते हैं तो भाई सबसे कम जो गेहूं हैं वो पंचकुला ज़िले में होते हैं। और अब बात इसके उत्तर की कर लेते हैं। भाई इसका जो सही उत्तर हमारे को केवल आज एक ही जगह से आया है, और भाई ये संबालका से है और गांव चुलकाना से है। इसमें भाई नाम है मोनिका रानी और परिवार के सदस्य। तो साथियों अब बात ज़रूर कर लेते हैं अगली, कि इसमें आज जो कल के कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम ज़रूर आपको दे देते हैं। और साथियों कल रविवार है और कल जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं हम थारी चिट्ठी मारे गीत, और इसी तरह जो 7 तारीख के बाद हम जो 8 तारीख को सोमवार को जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अन्नदाता में, उसमें जो चर्चा करेंगे कृषि में ड्रोन के महत्व के बारे में। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे भिंडी की काश्त के बारे में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर आपके समक्ष साझा करेंगे प्राकृतिक खेती के में भाई लहसुन अदरक व हरी मिर्च पेस्ट बनाने की विधि व महत्व के बारे में। और कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और साथियों हमारे जो लाइव कार्यक्रम भी आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, और प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन AIR आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो साथियों उसमें भारतवर्ष में आप कहीं भी हो और किसी भी केंद्र के आप लाइव कार्यक्रम या रिकॉर्डेड जितने भी कार्यक्रम हैं आप सारे के सारे इस पर आप सुन सकते हैं। और जब आप रीजनल पे जाते तो रिकॉर्डेड कार्यक्रम उसमें ज़रूर होते हैं। तो साथियों न्यूज़ ऑन AIR आप डाउनलोड कीजिए और अपडेट हमेशा हमारे साथ आप बने रहिए। तो अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं इस लोकगीत के बाद भाई जो चर्चा हम जो कर रहे थे बागों में सूत्रकृमि समस्या व समाधान के बारे में, क्योंकि साथियों फलदार पौधों में सूत्रकृमि की जो समस्या और समाधान है उसका समाधान बहुत ही ज़रूरी है। और राष्ट्र की भाई निरंतर बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भाई कृषि से संबंधित जो संस्थाएं है वो भी भाई चौमुखी विकास के लिए और निश्चय प्रयासरत है। और भाई बहुत ही ज़्यादा प्रयास तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें फिर तत्वाधान में फलों और सब्जियों में उत्पादन में गुणवत्ता पर भी भाई जो सरकारें भाई महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो भाई हम जो बात कर लेते हैं जीवाणु कीटाणु भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें जो पादप सूत्रकृमि का है जो कि फलदार पौधों को भी प्रभावित करते हैं, इसमें अहम स्थान से। इसी तरह साथियों पादप सूत्रकृमि सभी प्रकार की फसलों फलदार पौधों खूंब इत्यादि को प्रभावित करते हैं। फिर भी भाई जो फलदार पौधों का जीवन चक्र बहुत सालों तक चलने के कारण पादप सूत्रकृमियों के फलने फूलने के अवसर इन पौधों में अधिक होते हैं। तो और ये बता देते हैं कि साथियों जो इसमें सावधानी और जो ज़रूरी है बाग लगाने से पहले हमने ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम बाग लगाने से पहले खेत की जो मिट्टी है जो पानी की उसमें जांच ज़रूर करवा लेते हैं। और अगर जो मिट्टी व पानी के बाग के लिए उपयुक्त नहीं है तो बाद में भाई पछतावा ना पड़े। इसे खेतों में भाई बाग लगाने की सिफारिश नहीं की जाती है। और यदि इसे खेतों में पादप सूत्रकृमि भी मौजूद है तो भी इन खेतों में बाग लगाने की सिफारिश नहीं की जाती, क्योंकि कुछ सालों बाद भाई इसे खेतों में सूत्रकृमि पौधों को
पनपने नहीं देते। इसी तरह यो भी नितांत ज़रूरी है कि नर्सरी में भी सूत्रकृमि का प्रकोप ना हो, क्योंकि जिस खेत में बाग लगाया जा रहा है और अगर वह सूत्रकृमि रहित भी है तो भाई सूत्रकृमि ग्रासित नर्सरी या फिर पौधों से बाग में सूत्रकृमि पदार्पण कर सकते हैं और भाई जो हमारी मेहनत है वह भी खराब चली जाएगी। इसलिए भाई ज़रूरी है कि प्रमाण पत्र नर्सरी सूत्रकृमि रहित है और सूत्रकृमि विज्ञान विभाग से लिया जाना भी ज़रूरी होता है। और भाई बाग लगाने के बाद की बात करें तो भाई बाग लगाने के हर 2 साल बाद पौधों की जड़ों व आसपास मिट्टी का नमूना लेकर इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जिस तरह भाई यो सुनिश्चित कर सके है कि पौधे लगाने के बाद तो कहीं से सूत्रकृमि का आगमन तो नहीं होया, ऐसा पाया जाता है तो भाई तुरंत ही हमने इसका निदान सूत्रकृमि विशेषज्ञ की सलाह से हमने करना चाहिए। और भाई बाग में पानी लगाते टाइम इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो मुख्य नाली से ही सभी पौधों में पानी लगे, ना कि भाई एक खेत की नाली तक दूसरे खेत में, ना तो भाई एक खेत के सूत्रकृमि की दूसरे खेत में फैलने की इसमें आशंका बराबर बनी रहती है। तो भाई इसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में प्रयोग होने वाले सभी कृषि यंत्र जैसे कि कस्सी, खुरपा, ट्रैक्टर, हैरो, सुहागा इत्यादि किसी दूसरे खेत के में भाई इस्तेमाल कर रखते हो वो अपने बाग में इस्तेमाल ना करें। और पौधों में सूत्रकृमि पाए जाने पर कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अगर जो बात करें तो भाई सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर यह भी पाया गया कि नए विशेषकर नींबू जाति के बागों में सूत्रकृमियों का प्रकोप पाया गया है। तो इसके 2 संभावित कारण है। पहला यो कि खेत में पहले से सूत्रकृमि मौजूद है, और दूसरा यो कि जिस खेत में पौध उगाई गई उसमें सूत्रकृमियों का प्रकोप है। तो भाई इसमें ज़रूर आप सावधानी भी ज़रूर रखें, और भाई बागवानी विभाग से हमेशा संपर्क में हमने ज़रूर रहना चाहिए। तो साथियों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं करी, और एक उम्मीद करते हैं भाई इन सभी बातों को आपस में साझा करके देश को नंबर 1 बनाकर हम कृषि को नंबर 1 बनाएंगे। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।